एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम रिवीजन की सीरीज में समानांतर सीरीज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर सीरीज, समानांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये रिवीजन क्लास है, तो मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप से आपको बताऊंगा। तो अगर कोई सीरीज है हमारी, हम जैसे देखते हैं 3, 6, 9, 12, इसमें कई पद हो सकते हैं। अगर इसमें पद अनंत है तब तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमित सीरीज, अपरिमित श्रेणी। और अगर अपरिमित श्रेणी हो जाएगी कब, जब खूब सारे टर्म होंगे, अनंत टर्म होंगे। और जब टर्म लिमिटेड होंगे तो सीमित हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, ये कोई सीरीज है, तो इसमें ये पहला टर्म हो गया। तो जनरली पहले टर्म को हम क्या लिखते हैं, A1, दूसरे को A2, A3, A4, ऐसे ही कई सारे टर्म आ रहे होंगे तो हम AN से दर्शाते हैं। कभी कभार इसको हम TN से भी दर्शा देते हैं। मतलब AN TN एक ही बात है। ठीक है, किसी बुक में आपको AN लिखा मिलेगा, किसी बुक में आपको TN लिखा मिलेगा। अच्छा, तो ये कोई सीरीज है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे नहीं आया हूँ। मैंने माना कोई सीरीज है हमारे पास, सीरीज कोई सी भी हो सकती है, तो मैंने इसका एग्जांपल लिया है। ये एक सीरीज है, तो पहले टर्म को पहला टर्म, दूसरे टर्म को दूसरा टर्म, तीसरे टर्म को तीसरा टर्म, पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज बन रही है। अच्छा, अब सीरीज तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाऊं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊं, या चौथे पद में से कौन सा तीसरा पद घटाऊं, या फिर जो ये है ना, देखो ये AN है, इसके पहले वाला पद कौन सा होगा, इसके पहले वाला पद होगा n से 1 कम, n माइनस वा पद, n माइनस 1 वहां पद, n से पहले वाला पद। तो क्या हो जाएगा, n में से मैं ये वाला पद घटाऊं। अगर ये सब बराबर आ जाएं, बराबर नहीं आ सकते क्या। मैंने इसमें से इसको घटाया, 3 आया, मैंने इसमें से इसको घटाया, फिर 3 आया, मैंने इसमें से इसको घटाया, फिर 3 आया। मान लो आखिरी पद यहाँ पर कितना है, 120, तो इससे पहले वाला पद क्या होगा, 117, इसके पहले वाला पद क्या होगा, 114। अब आप इसको इसमें से घटाएंगे तब भी 3 आएगा, ये एक मैंने यहाँ पद जो ये सीरीज ली है यहाँ पे इस तरीके की है कि इसमें दो पदों का डिफरेंस, दो पदों का अंतर सदैव बराबर आ रहा है। तो ये जब ये अंतर बराबर आ रहा है तो हमने इसको एक नाम दे दिया D। मतलब दोनों का अंतर D बराबर आ रहा है, जो कि यहाँ पे 3 आ रहा है इस सीरीज के हिसाब से। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है, अगर इस तरीके की सीरीज मिलती है, किन्हीं भी दो परस्पर पदों के बीच का अंतर बराबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इसको AP भी बोलते हैं अंग्रेजी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको अंग्रेजी वर्ड भी अभी से पता होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा हो गया पहला पद, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो गया मेरा पहला पद A1। ये मेरा हो गया nवां पद, अच्छा, और जो ये D है, D को हम क्या लिखेंगे, सार्वांतर। तो आपके उसमें क्वेश्चन में आ जाएगा, किसी भी समानांतर श्रेणी में दो परस्पर पदों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा से सुने। किसी भी समानांतर श्रेणी में दो परस्पर पदों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है, यदि किसी श्रेणी में दो परस्पर पदों के अंतर या किन्हीं भी दो परस्पर पदों के का अंतर बराबर है
तो वो कौन सी श्रेणी होगी? तो श्रेणी कौन सी होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी। और अंतर क्या होगा? सारवानांतर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला भी हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? सारवानांतर का फॉर्मूला क्या हो गया? किसी भी आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को घटा देना, ये सारवानांतर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और मैं लिख देता हूं सारवानांतर क्या हो गया? सारवानांतर हो गया किसी भी n में से n-1 घटा देना। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक चीज और आप देखो, अगर मैं बात करता हूं ये 3 है, 6 है, ये 9 है, ये 12 है, इनमें एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को डिराइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके पास। क्या लिख रहा हूं? अगर मुझे pnवा पद निकालना है, जिसको हम यहाँ पे a पद भी बोल रहे हैं, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? पहला पद प्लस n-1 और सारवानांतर का मल्टीप्लीकेशन। मतलब इस तरीके से हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। n क्या है? n क्या है? nवा पद। n कौन सा है? n एक नेचुरल नंबर है। क्या है? n एक पूर्ण संख्या है। n एक क्या है? पूर्ण संख्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो n है एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि n या तो पहला पद होगा, या दूसरा पद होगा, या तीसरा पद होगा। तो n आधा, ये 3/4 तो हो नहीं सकता। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, उसी प्रकार से अगर मैं इन सभी पदों को जोड़ देता हूं, इन्हीं सभी पदों को जोड़ देता हूं, मतलब क्या? मैं सभी पदों को जोड़ देता हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आने वाला है? मेरे पास ये फॉर्मूला आने वाला है। मेरे पास ये फॉर्मूलों का बाकायदा डेरिवेशन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो पता होना चाहिए। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा और डिराइव करूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या? a1 प्लस, यहां पे क्या आएगा? ये भी हमको देखने को मिलता है? यहां पे कुछ नहीं आएगा। क्यों? कभी कभार ये ऐसे लिखा मिल जाता है। कैसे लिखा मिल जाता है? पहला पद, nवा पद, ये जो 2 है अंदर, इसीलिए मैंने बोला था कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना है। अच्छा, अब अगर मैं nवें पद को l से डिनोट करता हूं और nवें पद को l से डिनोट करता हूं, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? पहले पद को अगर a बताता हूं और आखिरी पद को l बताता हूं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सारे तरीके हैं। अब आप देखो, अब ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ से P50 निकालना चाहूँ, या क्या निकालना चाहूँ, मैं यहाँ से P10 मतलब मैं S10 प्रथम 10 पदों का योग निकालूंगा, P50 निकालूंगा, मतलब P50 यानी मतलब P50 निकालूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। मुझे S10 निकालना है, तो मैं S10 में यहां लिखूंगा प्रथम 10 पदों का योग। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रथम शुरुआत के 10 पदों का योग। अच्छा, तो अब आप देखो n क्या है? n को तो मैंने 10 रख दिया है, तो यहाँ पे 10/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू पहला पद क्या है मेरे पास? 3 आ जाएगा, माइनस n क्या है? 10 -1, और d क्या है? d में निकाल चुका हूं, यहाँ पे सभी में 3 आ रहा है, तो मेरे पास आंसर क्या हुआ? ये तो हुआ 5, 6, 9 - 3 क्या हुआ? 9 इंटू 3 27। ये प्लस का आएगा ना, प्लस का आएगा, तो ये क्या हो गया? 33। और इसको मल्टीप्लाई आप अलग कोने में ले जाके नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कोने में ले जाके नहीं करेंगे। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 30 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 30 को मल्टीप्लाई किया 150 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 15 आया, 165 है। 165 इज द आंसर। 165 इज द आंसर। अगेन
मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं कोई गलती कमिट करता हूं तो आप कमेंट में लिखें कि सर इस क्वेश्चन का आंसर में ये गलती है, माइनस में गलती है, प्लस में गलती है, आपने मल्टीप्लिकेशन में गलती की है, क्योंकि मैं सीधे विदाउट प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ। है ऐसा नहीं कि मैं कुछ देख देख के आपको तो जो क्वेश्चन मेरे सामने आता है मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट जो लगता है तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे हाँ ये गलत है या सही है। तो आपने देखा ये मैंने S10 निकाल के दिखा दिया। अब मुझे T50 निकालना है। T50 निकालना है तो मैं T50 ऊपर ही निकालूंगा ताकि जगह हमारे पास बची रहे। मुझे यहाँ पे T50 निकालना है तो T50 निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। पहला पद क्या है मेरे पास 3, अच्छा n-1 को मैं डायरेक्ट 49 भी लिख सकता हूं मैं, जो कि आगे लिखूंगा, लेकिन अभी मैं n-1 लिख रहा हूं क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50 और d क्या है मेरे पास 3। अब आप देखो, अच्छा अब कुछ बच्चे यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 3 से जोड़ेंगे, ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, लेकिन भैया आप मैथ पढ़ रहे हैं, ये 49 ये कंडीशन आ चुकी है, इसका आंसर 150 आएगा, इसका आंसर 150 आएगा। लेकिन क्या यहाँ कॉमन लेके नहीं जोड़ा जा सकता, और क्या कॉमन लेने की जरूरत है? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 लिखा है, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 3 को अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास ये बन रहा है, क्या बन रहा है मेरे पास 3 × 50। और ये सारे स्टेप आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है। जो ये स्टेप है आपको समझाने के लिए किए हैं, आपको ये देखते ही ये करने की जरूरत नहीं है। ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए। 3 + 49 + 3 आ जाएगा, तो आपको ये प्रोसेस दिखाना नहीं है, सीधे 150 लिखना है। अगर आप एक मैथ के दुधारू स्टूडेंट हैं, अब मानते हैं कि आप एक बहुत ही जुझारू स्टूडेंट हैं, आप कि आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अगर जुझारू हैं तो आप डायरेक्ट करेंगे, हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सीरीज लेते हैं। एक सीरीज हमारे पास क्या है 76, एक सीरीज हमारे पास 76, 72, 72, 68, 64। इसका कौन सा पद शून्य होगा? एक यहाँ पे शून्य भी आएगा, शून्य यानी 0। कौन सा पद लिखते, क्योंकि सीरीज कम हो रही है, सीरीज कम हो रही है, पहली बात तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये भी कंडीशन है। हो सकता है 2 आए, 2 के बाद -2 आ जाए, लेकिन हो सकता है 0 आ जाए। तो क्वेश्चन पूछा गया है इस टर्म में, इसमें कौन सा टर्म 0 होगा, इसमें कौन सा टर्म 0 होगा। मतलब ये बात कर रहा है कि कोई nवां पद 0 होगा। ये सीरीज है हमारे पास, तो हमने माना, क्या माना, हमने माना कि nवां पद 0 है, nवां पद 0 है। ये रहा फॉर्मूला, मतलब जो Tn है वो क्या है 0 है, Tn क्या है 0 है। तो पहले Tn तो निकालना है, मतलब यहाँ पे ध्यान लिख देना है। अच्छा, Tn या An दोनों एक ही बात है, ये 0 है। लेकिन Tn पद निकाल कैसे पाएंगे, Tn पद कैसे निकाल पाएंगे? पहले हमको Tn पद निकालने के लिए D की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर मैं D निकालता हूँ तो देखो 72 - 76 क्या हो जाएगा -4। D निकालने के लिए क्या टेक्निक बताई है? D निकालने के लिए टेक्निक बताई है कि किन्हीं भी 2 परस्पर पदों का अंतर निकालना है, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना है। ऐसा नहीं कि आप, क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, अगर आपने 76 में से 72 को घटा दिया तो गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन जो हमने पढ़ा है, एक प्रारूप पढ़ा है, वो उसमें अंतर आ जाएगा। आप निकाल उसमें भी सकते हैं, ठीक है। कभी इस पर भी बात करेंगे, क्या मैं अगर 76 में से 72 को घटा दूंगा तो गलत हो जाएगा? लेकिन नहीं, ये रिवीजन वीडियो है, तो हमने क्या पढ़ा है, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को घटाना है, A2 में से A1 को घटाना है, A3 में से A2 को घटाना है। अगर आप उल्टा घटाएंगे तब भी क्वेश्चन सही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें और भी बदली करनी पड़ेंगी।
अगर आप एक चीज बदली करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक चीज बदली कर दी, उसके हिसाब से जो दूसरी चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इस पे बातें हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके की चीजें हमारे सामने घटित हो रही हैं कि -4 हमारा क्या आ गया, सर्वांतर आ गया। तो आपके सामने एक प्रश्न और उड़ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्या सर्वांतर किसी भी समान श्रेणी में ऋणात्मक हो सकता है? आंसर बना तो आंसर आएगा ये सत्य असत्य में भी आ सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखो ये हो गया। अब मैं टीएन पद निकालूंगा, तो टीएन पद क्या होगा? पहला पद मेरा क्या है 76, पहला पद क्या है, पहला पद मेरा पद है ये A1 76 है, n-1 और सर्वांतर क्या है, D क्या है 4 है। तो ये कंडीशन क्या बन गई मेरे पास 76, ये मल्टीप्लाई करूंगा -4n + 4 22 से मल्टीप्लाई हो गया, -4n आ गया, ये 4 आ गया। अच्छा तो क्या बन गया मेरे पास, बन गया 76 + 4 80 -4n, ठीक। ये मेरे पास टीएन टर्म आ गया। प्रश्नानुसार टीएन टर्म तो 0 है, प्रश्नानुसार टीएन टर्म तो 0 है, तो मैं 0 कर देता हूं, ठीक है। प्रश्नानुसार टीएन टर्म तो 0 है, तो मैं इसको 0 यहीं पे कर देता हूं। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, अगर ये 2 नंबर में या 4 नंबर में सॉल्व करने के लिए आता है प्रश्न के हिसाब से करेंगे, 1 नंबर में आता है तो सीधे आंसर लिखेंगे। अदरवाइज आप अपनी कला भी दिखाएंगे, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने की कला भी दिखाएंगे, प्रश्न को अंक के अनुसार सॉल्व किया जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, ये अंक मेरा 0 है, तो 0 है तो ये उधर जाएगा, क्या जाएगा -4n, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब 4 से हम डिवाइड करेंगे 80 को, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 20 इज द आंसर, 20 इज द आंसर। यू कैन सी 20 इज द आंसर, ठीक है, 20 इज द आंसर। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने, कोई भी चैप्टर कठिन नहीं है, ठीक है, कोई भी चैप्टर कठिन नहीं है, ये आपके सोचने का तरीका है। तो हमने कुछ प्रारंभिक लेवल के प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। जिसको इसको नोट करना है या प्रैक्टिस करना है, आप वीडियो पॉज करें और उसके बाद इसको नोट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न है, यहाँ पे दे रखा है कोई 3 टर्म दे रखे हैं, किसकी फॉर्म में, के की फॉर्म में, के की फॉर्म में 3 टर्म दे रखे हैं। पहला टर्म है k+3, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये मेरा जो टर्म है ये मेरा A1 है, k+3, अच्छा A2 मेरा है 2k+1, और जो मेरा A3 है k+7 है। मैं इसको बिल्कुल 0 लेवल से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। जिसको ये ढंग से आता है उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो फास्ट मोड पे देख सकता है या स्किप भी कर सकता है। ये हर बच्चे के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है, जिसने ये चीजें बिल्कुल ना पढ़ी हो उनको भी समझ में आए। तो देखो मैंने A1 A2 A3 निकाल लिया है, मुझे ये दिखाना है ये AP में है, मुझे नहीं ये AP में तो है ही, ये सारे AP में है, ये सारे AP में है। तो AP में है तो क्योंकि मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि दी हुई श्रेणी सिंस दी हुई जो श्रेणी है AP में है, समांतर सीरीज है, क्या है A1 A2 A3 किसमें है, AP में है, समानांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। इसका मतलब क्या होगा, जो A2 है A1 दो संख्याओं का अंतर, और ये अंतर बराबर होगा, ये अंतर बराबर होगा। जब ये बराबर करेंगे, दोनों बराबर होगा, क्यों, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, डी के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, डी मतलब सर्वानुअंतर। अब आप देख लो A2 क्या है, A2 मेरा है 2k+1, किससे माइनस किया गया, A1 से, क्या है k+3, क्या है k+3,
A3 क्या है मेरे पास, A3 में से A2 माइनस करना है, तो क्या है K+7, K+7 में से क्या माइनस करना है 2K+1। यही तो फॉर्मूले के हिसाब से बात हो रही है। अच्छा, तो जब मैंने इस ब्रैकेट को खोला तो 2K+1 माइनस K। अच्छा, अब गलती जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है, लिखने में गलती करते हैं, मैंने जान करके इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। अब ये K तो माइनस में कर देंगे, 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमेशा टर्म को, पूरे टर्म को माइनस से बंद करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, या आप अपने आप कर दें या तरीका फॉलो करें। तरीका है ब्रैकेट इसीलिए लगाया जाता है ताकि गलती की गुंजाइश खत्म हो जाए, या आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो विदाउट ब्रैकेट वो काम कर दें तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं आने वाली, क्योंकि जो 2K भी माइनस का होगा और -1 भी ब्रैकेट का होगा, -1 भी मतलब 1 भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा था। अब आप करके देखते हैं, देखो क्या इससे ये माइनस हुआ, क्या आ गया मेरे पास K, और 1 में से -3 मतलब -2, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने K और ये क्या हो गया -K, और 7 -1 क्या हो गया +6। अब ये -K है, यहाँ पे आके प्लस का हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ K और K जुड़ के 2K हो गया, और 2 यहाँ पे 6 से जुड़ा आके 8 हो गया, तो K की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8/2 मतलब 4। K की वैल्यू 4 आ गई है। K की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। K की वैल्यू 4 आ गई है। अच्छा, ये तो पूरा सॉल्व करने का तरीका हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है। मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया गया होगा, यदि ये क्वेश्चन AP में है तो इसका आंसर A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा, D4 होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में मल्टीपल चॉइस आंसर भी आते हैं जो कि 1 मार्क्स का एक होता है, ठीक है। तो आपको एक पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे ये प्रोसेस करेंगे, अपने रफ वर्क में आप ये प्रोसेस करेंगे और क्या टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको AP में जो आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहे और अपनी परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहे। बाय बाय।